सीधे आपको लिए चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जहां वित्त मंत्री अरुण जेटली मीडिया के सामने हैं। अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की है। विमुद्रीकरण के दौरान कुछ लोगों का ये आकलन था कि अर्थव्यवस्था में धीमापन आ जाएगा, ये धीमापन वर्षों तक चलेगा, रीमॉनेटाइजेशन करने में बहुत बड़ा समय लगेगा, देश की विकास दर बहुत तीव्रता से नीचे गिरेगी और एक प्रकार का भ्रम इस दृष्टि से समाज में फैलाने का प्रयास होता था। मैंने नवंबर दिसंबर के महीने में भी ये कहा था कि जब राजस्व के आंकड़े आते थे, केंद्र के भी और राज्यों के भी, कि पैदावार बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, तो राजस्व के आंकड़ों से पता चल जाता है। बिक्री बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, ये वैट के आंकड़ों से पता चल जाता है। तो जब एक्साइज और वैट कलेक्शंस बढ़ते हैं तो उसमें कोई अंदाजे की गुंजाइश नहीं होती, उसमें कोई आकलन की गुंजाइश नहीं होती। रेवेन्यू फिगर्स तो रियल होते हैं और तरह तरह के बड़ा चढ़ा के उदाहरण देना, उसमें अंदाजा लग जाता है। और इन बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के आंकड़ों से, कि जब नवंबर दिसंबर के महीने में करेंसी का स्क्वीज भी था, रीमॉनेटाइजेशन हो रहा था, तो उस तिमाही में अक्टूबर नवंबर दिसंबर की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़े 7% से। इससे स्पष्ट हो गया कि जो हमारा उद्देश्य था कि औपचारिक और फॉर्मल अर्थव्यवस्था की विस्तार हो, और जो काले धन पे चलने वाली अर्थव्यवस्था है, वो धीरे धीरे औपचारिक फॉर्मल अर्थव्यवस्था में जिसका इंटीग्रेशन हो, देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। पूरे देश को खुश होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया से लगता है कि उनमें उदासीनता आई है इन आंकड़ों को देख के। मैं ये मानता हूं कि स्वाभाविक है कि ये जो दौर चुनावों का चल रहा है, सभी विधानसभाएं इंपॉर्टेंट है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी है और इसलिए सबसे अधिक प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम का होगा। और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत, जबकि सरकार अपने 3.25 साल पूरे कर चुकी है, तो ये अपने आप में साबित करेगी कि सरकार की नीतियों की और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, पार्टी का विस्तार जो हो रहा है, वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। और राजनीति के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने देश में प्राथमिकता, प्राइमेसी हासिल की है, उसे एक बार फिर दोबारा से ये रीअफर्म करेगी। मुझे इतना ही कहना था। आपके प्रश्न होंगे तो। जेटली जी, सबसे बड़ा सवाल आपने अभी उठाया कि दोनों पार्टियां राजनीति में अपराधियों को प्रवेश करा करके और उनके दम पे चुनाव जीतती है। मैं कहता हूं सभी पार्टियां अपराधियों को आश्रय देती है। ये जनता एक अपराधी को जेल में देखना चाहती है, लेकिन राजनीतिक दल उनको माननीय बनाने में अपना पूरा जोर लगाते हैं। आपकी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है,
आखिर इस पे ऐसा कोई कानून क्यों नहीं बनाते जिससे कि अपराधियों का दखल राजनीति से दूर हो, उनकी जगह जेलों में? देखिए, जेल में तो व्यक्ति ट्रायल के बाद जाता है, सजा होने के बाद जाता है, लेकिन आपको ये स्मरण रहे कि वाजपेयी जी की सरकार थी तो हमने ये प्रस्तावना रखी थी। चुनाव आयोग का कहना था कि जिसके खिलाफ चार्ज बन जाए उसको चुनाव न लड़ने दो। इस पे राजनीतिक दलों में आम राय नहीं थी। सरकार की तरफ से हमने औपचारिक प्रस्तावना रखी थी कि जिस किसी के खिलाफ एक नई श्रेणी हमने बनाई थी सीरियस ऑफेंसेस की, ग्रेव ऑफेंसेस की, जिसमें कोई राजनीतिक आंदोलन का अपराध नहीं आएगा। कोई ट्रेड यूनियन में हिस्सा लेता है तो उसमें कोई कानून का उल्लंघन हो गया, वो नहीं आएगा। लेकिन मर्डर, डेकॉइटी, रेप, इस तरह के कई श्रेणी थी ग्रेव ऑफेंसेस की, जिसके खिलाफ 2 मुकदमों में चार्ज बन जाए उसको चुनाव न लड़ने दो। ये सरकार ने औपचारिक रूप से रखी थी। खेद है कि हमारे अलावा भारतीय जनता पार्टी के किसी दूसरे राजनीतिक दल ने उसको स्वीकार नहीं किया था। अगर वो तैयार हैं तो हम इस प्रस्तावना को आज भी पुनर्जीवित करने को तैयार हैं। जैसे साहब, आपकी पार्टी ने सियाचिन में जो ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, भारतीय सेनाओं का काफी सम्मान किया। अच्छा ये हुआ, भारतीय सेना ने सूत्रों के अनुसार से ये सूचना मिली कि जो 7th पे कमीशन लागू हुआ उसमें कुछ विसंगतियां हैं और तीनों सेनाध्यक्षों ने मिल करके यह अनुरोध किया कि हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे फील्ड ऑफिसर फील्ड ड्यूटीज का है, वो IAS के जो अधिकारी हैं उनको जैसे 70,000 मिलता है, और सियाचिन में जो सैन्य कर्मी है उनको ये 30,000 करीब है। इसी तरह वेतन में जो विसंगतियां, मैं आपको उत्तर दे देता हूं। धन्यवाद। जब भी वेतन आयोग आता है तो सरकारें वर्षों वर्ष लगा देती हैं उसको लागू करने में। हमने वेतन आयोग की जो सिफारिश थी वो शीघ्र से शीघ्र, आज तक इतिहास में इतनी शीघ्र नहीं हुई, उसको लागू कर दिया। हम नहीं चाहते थे कि कर्मचारी को बहुत प्रतीक्षा करनी पड़े। अब उसके बाद वेतन आयोग की सिफारिशों में कुछ एनोमलीज रहती हैं। ये हर बार होता है क्योंकि 20 तरह की सेवाएं हैं। तो उन एनोमलीज को करेक्ट करने के लिए सेना को लेकर उसमें कुछ एनोमलीज थी जो बिल्कुल सरफेस पे थी। जब हमने लागू किया तो वो हमने हाथ के हाथ करेक्ट कर दी थी। कुछ पदों के ऊपर स्केल तय करने में एनोमलीज थी, लेकिन जिस पे बहुत गंभीर विचार करने की आवश्यकता थी वो केवल सेना की नहीं, कई सर्विसेज की होती हैं। तो हर बार एक एनोमलीज कमेटी बैठ जाती है, जिसको शिकायत होती है वो अपना केस उसके ऊपर रखता है और उन विसंगतियों को वो दूर करने का प्रयास करते हैं। तो वो यार पूरा उत्तर आपको मत डिस्टर्ब करिए, मुझे जवाब दे रहा हूँ। तो वो एक मिनट भैया, एक व्यवस्था बनाए रखिए। इतना उत्साह में मैं भागने वाला नहीं हूँ। इसका मतलब तो वो एनोमलीज कमेटी अपना काम कर रही है, ये सारे विषय वो देखेगी। हाँ, अब पूछिए आप। सर, कल आपने भाई पहले मैं बोल दिया था सर, कल आपने GDP को लेकर के तमाम जो व्यापारी सम्मेलन की शंकाओं को समाधान किया था, बताया था कि 7% हमारा जो ग्रोथ रेट हुआ है उस पर आज एक अमेरिकन एजेंसी ने सवाल खड़ा कर दिया कि वो जो आंकड़े वो भ्रामक है। तो इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल गलत है। CSO जो है वो सरकार से एक डिस्टेंस बनाकर, आर्म्स लेंथ डिस्टेंस बनाकर काम करता है। उसके प्रोफेशनलिज्म पर कोई प्रश्न उठने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और पहले भी जो CSO अपने डेटास देता रहा है, दुनिया की जितनी एजेंसीज हैं, जिसमें IMF सबसे प्रमुख है क्योंकि डेटा के संबंध में उसका सबसे रोल रहता है, वो उसको स्पष्ट रूप से मान्यता देती है।